ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये हर फ्राइडे को प्रोग्राम बहुत ही खास होता है और इसमें साउथ एशिया के मुल्कों की जो बड़ी खबरें होती हैं उस पर चर्चा होती है। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, वहां एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और एक लंबा तजर्बा है साउथ एशिया की खबरों पर। एक खास नजर उनकी रहती है। मीडिया में जो खबरें आती हैं उसके अलावा भी उनके रवाबित वहां पर हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके जरिए काफी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में आ जाती है। सैयद अली मुश्तबा साहब से आज एक बार फिर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। आखिर तक जरूर रहिएगा साथ में। अब से पहले भी आपने उनके प्रोग्राम को काफी पसंद किया है। सैयद अली मुश्तबा साहब, आप ये बताइए, खबरें तो बहुत हैं, कई काफी अहम खबरें हैं। ये अफगानिस्तान तालिबान के सरकार जो है वो मुसलसल पाकिस्तान से जरा दूर जाती हुई नजर आ रही है और साथ साथ उसने अपना ट्रेड लिंक जो है वो और दूसरे रास्तों से बनाना शुरू कर दिया है। यह बात सही है कि अफगानिस्तान समंदर का किनारा कोई नहीं है, लेकिन उसने कुछ दूसरे पड़ोसियों को ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया अपने कारोबार के लिए। क्या है, सबसे पहले मैं उसी पर जाना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि पिछले दिनों ईरान ने भी कहा है कि तालिबान की सरकार को हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और तालिबान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम उनके साथ जाएंगे। आज बहरहाल हमारी खबर वो नहीं है, खबर यह है कि तालिबान की सरकार अपने ट्रेड लिंक्स दुनिया के साथ कुछ ऑल्टरनेट रास्तों से बना रही है। क्या कुछ है खबर? जी जी जी, भी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं अपने सामाईन को रमज़ान का मुबारकबाद देना चाहता हूं। और उसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम जो है जैसे हस्बे हाल चल रहा है वैसे चलेगा। हमारे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग खबर की बात कर रहे हैं वो है एक अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से लगा हुआ एक पोर्ट है, जो कि ड्राई पोर्ट है या लैंड पोर्ट है। और ये आमू दरिया जो एक जगह है, आमू दरिया जो कि डिवाइड करती है, दरिया है वो डिवाइड करती है उज़्बेकिस्तान को और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को। और ये जो है ये मज़ार शरीफ जो जगह है वो अहमद रशीद दोस्तान जो थे उनकी जगह से जो है ये 70 किलोमीटर दूर है, वो उज़्बेक थे। और ये जो है इसका नाम है हरितान पोर्ट, हरितान पोर्ट। और यहाँ पे जो है वो काफी अच्छी जो है उनकी जो है ट्रेड और तजारत जो है शुरू हो गई है अफगानिस्तान की। और उनके जो है इंपोर्ट्स जो है उज़्बेकिस्तान से और इन सब जगहों से, सेंट्रल एशिया से 62% बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट जो है वो 40% बढ़ गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मतलब ऑल्टरनेटिव रूट है मतलब तजारत का, जो कि पाकिस्तान के अभी जो बंद हो जाने के बाद जो है ये चल रहा है। अब ये है कि ये सब ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स हैं, ये कॉरिडोर ही हैं, मतलब ये फुल फ्लेज समंदर नहीं है जैसे कि कराची का समंदर है या गादार का समंदर है। अब यहाँ से जो है वो जाएगा वहां पे। मैं अपने सामने को बता दूं कि एक उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप ब्रिज है, जिससे कि इधर अगर आप हैं तो अफगानिस्तान में हैं, उधर हैं तो अफगानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। तो ये जो है ये सिलसिला जो मतलब उसका है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स का, ये बल्ख प्रोविंस में है अफगानिस्तान का जो बल्ख है, और जिसको शाहजहां ने कैप्चर किया था नई दिल्ली से। ये भी मैं अपने सामने को बता दूं कि हिंदुस्तान का जो शाहजहां के टाइम में जो जो साम्राज्य था वो बल्ख प्रोविंस तक था। और वहां पे कालदार डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये ब्रिज है और वहीं से जो है वो पोर्ट है। हालांकि उसके बारे में रिपोर्ट आती है, आ रही है दूसरी तरह से, मैंने देखा था कि बहुत ऊपर खाबड़ रोड है और बहुत मुश्किल रोड है जो वहां तक पहुंचाती है। लेकिन बहरहाल हमारा खबर जो है वो यही है कि मतलब अफगानिस्तान ने जो है वो ऑल्टरनेटिव जो रूट है पाकिस्तान के अलावा, तो उसमें यही जो हरटान पोर्ट है इसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये मतलब
मतलब लोगों की कहने की बात होगी कि वो क्या तोरखाम बॉर्डर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अब तो यहाँ चेन्नई में बैठा हूँ और तोरखाम बॉर्डर कहाँ है वो तो आप भी जानते हैं, और ये हैटान पोर्ट तो और भी मतलब दूर है। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये तोलो न्यूज़ की खबर है कि ये जो बॉर्डर है, क्योंकि ये तो लैंड पोर्ट है, ये तो सी में खुलता ही नहीं है, ये तो दरिया में खुलता है। और उस उज्बेकिस्तान जाने के बाद वो फिर ऊपर जो है वो तो फिर रेड सी में ही जाएगा, वो रशिया के पास है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे जो नहीं, है वो वो, कैस्पियन अब भले कैस्पियन उज्बेकिस्तान और कैस्पियन कैस्पियन सी में जब जाएगा तो ये कैस्पियन सी एक ऐसा 6-7 मुल्कों से घिरा हुआ समंदर है, जो एक तरफ ईरान नजर आता है, बाकी सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, फिर रूस है, तो उसकी एक तरह से एक्सेस जो है वो रूस तक और यूरोपियन मुल्कों तक उनके सामान की पहुंचेगी। तो ये एक बहरहाल एक उनकी जुस्तजू है। वो पूरी कोशिश में है कि वो अपने मामलात अपने कंट्रोल में रखें और पड़ोसी दूसरे मुल्कों के साथ वो पाकिस्तान से नाराज हैं। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ, इस खबर के साथ साथ हम और भी जिक्र कर लें, ये पाकिस्तान की तरफ से भी एक खबर आ रही है। डिफेंस मिनिस्टर ने भारत और अफगानिस्तान दोनों को एक तरह से कुछ इल्जाम लगा दिया। वो क्या कुछ है? नहीं नहीं, ये इल्ज़ाम तो पुराना है। ये जो ख्वाजा आसिफ हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बिगड़ते रिश्ते हैं, इसमें भारत का हाथ है। और जब से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं, तब से अफगानिस्तान और मतलब पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं। और उनका ये कहना है कि ये दहशतगर्दी जो है वो भारत यूज कर रहा है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब वर्गलाने में और उनको जो है वो खड़ा करने में। कहते कहते उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी थी वो लेके मतलब लकीर जो है 1990 पे खींच रहे हैं कि हमने जो है बहुत बड़ा मतलब हमाकत किया कि हमने जो है वो मुजाहिदीन को खड़ा कर दिया, और मुजाहिदीन के खड़े हो जाने के बाद जो है फिर हमने तालिबान को खड़ा कर दिया। तो ये सब वो अपने गुफ्तगू में बोल रहे हैं, वो तो पुरानी कहानी है। और उन्होंने कहा कि ये जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो जो खट्टे रिश्ते हैं, मिठे तो है नहीं, खट्टे रिश्ते जो हैं, ये उन्होंने कहा कि किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को ही ब्लेम करेंगे, तो उसकी पॉलिसी जो है वो गलत थी और ये सब बातें हैं। तो इस बात में तो ये तो मौक़िफ़ बहुत ज़माने से चला आ रहा है, जब से कशीदगी शुरू हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो ये खबर है जी। हाँ जी, इसके इसके साथ साथ देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। एक जमाने में भारत की नजर में तालिबान आतंकवादी थे। अब भारत के अच्छे दोस्त हैं तालिबान, और नई दिल्ली में बाकायदा उनके एम्बेसडर आ चुके हैं, जबकि अमेरिका और कुछ बहुत से मुल्कों ने अभी उस सरकार को रिकॉग्निशन भी नहीं दिया है। तो अभी जो पाकिस्तान को शिकायत है भारत से, उस शिकायत में कितनी हकीकत है? क्या लगता है आपको, क्यों क्यों है ऐसा? और तालिबान और भारत की नजदीकी की वजह कौन बना है? देखिए, भारत अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं, कहीं कहीं कहा जाता है तालिबान के भी कुछ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? कौन करा रहा है? कहां गड़बड़ है? नहीं देखिए, ये तो मतलब पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बड़ी बुनियादी मतलब क्या कहते हैं पेच है, या जिसको कहिए कि मतलब जो कशीदगी है। और उस कशीदगी में हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का शिकार है, और वो टेररिज्म जो है वो तालिबान की तरफ से आ रहा है, और टीटीपी है, बीएलए है, ये सब सारे जो दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान पे बराबर मतलब योरिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये कहानी तो चली रही है, जो हम और आप जो है उसका मतलब फलस्वरूप देख रहे हैं कि कैसे वहां धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये है वो है। तो इसी हवाले से मैं इसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा ना ही पाकिस्तान का मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ना ही अफगानिस्तान का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानी कर रहे हैं
और अफगानिस्तान का कहना है कि ये इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जिसको पाकिस्तान संभाल नहीं रहा और हम हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा। तो ये तो जो मतलब ये तू में है वो चली रही है। अब इसके ऊपर मैं निशानदेही ये कर दूं कि नहीं साहब, पाकिस्तानी जो है वो मतलब मतलब वो मतलब ये कि गलत बयानी कर रहे हैं या उनके डिमांड्स जो है वो गलत हैं, तो मैं यहाँ से कोई मतलब अगर मैं पाकिस्तानी होता या कोई पाकिस्तानी होता तो वो तो तुरंत इल्जाम धर देता, लेकिन मैं तो एक साउथ एशियन एक्सपर्ट हूँ अरे और उसको जाहिर साउथ है, एशियन मैं आपको एक्सपर्ट के तौर पर ही जानना चाहता हूं। देखिए, मीडिया का सही तरीका और सोच सारी खबरों को मिला करके दर्शकों तक पहुंचाना है, नतीजा दर्शक निकालें। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि भारत पर भी पाकिस्तान की तरफ से काफी इल्जाम लगते रहते हैं। एक जमाना था जब भारत में जब भी कोई वाकया होता था, जब हम सोवियत यूनियन के उसमें थे खेमे में, तो कि हर वाकये को कहा जाता था पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है। अब तकरीबन शायद उसी तरह के हालात अब पाकिस्तान में हो रहे हैं कि वो अब भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम आतंकवाद वहां पर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर अब अगली खबर की तरफ जाना चाहते हैं। क्या अफगानिस्तान की कोई और बड़ी खबर आप बताना चाहेंगे अफगानिस्तान से मुताल्लिक? जी जी, दो खबरें हैं, उसको एक साथ मिला ही लीजिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक तो अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते रशिया के साथ, वो मॉस्को में जो हमारे अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं या जो उनके एम्बेसडर हैं, उनका नाम है हसन हसन करके हैं, वो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रशिया जो है वो उनसे बहुत लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं वहीं मतलब क्या कह रहे हैं मॉस्को में, और वहां पे जो है वो अफगानिस्तान और रशिया के जो है वो बढ़ते रिश्ते हैं, और ताशकंद और काबुल जो है दोनों बहुत नजदीक आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस कॉपरेशन में भी है, जो कि एक बहुत मतलब अहम मुद्दा है जिसपे अमेरिकन शायद इतराज उठाएं कि भाई अगर डिफेंस कॉपरेशन करना है तो हमारे साथ कीजिए, रशिया से क्यों कीजिए। दूसरी बात जो हो रही है वो है उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये भी जो बातें हो रही हैं ये मॉस्को में हो रही हैं, ये ताशकंद और काबुल में नहीं हो रही है, ये मॉस्को में हो रही हैं, और वहां पे रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है और कॉपरेशन की बात हो रही है। अब देखिए जैसे एनालिसिस है, ये मैं कहना चाह रहा था, ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था और अब मैं वाजे करना चाह रहा हूं कि देखिए साउथ एशिया का तो एक खत्ता है जहां पे हम रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तानी है। वेस्ट एशिया का एक खत्ता है जिसको हम अरब ममालिक के नाम से जानते हैं, उधर आसियान है। अब ये जो सोवियत यूनियन के जो जो जिससे कटे हुए लोग हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हम तो तुर्कमान गेट ही जानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि तुर्कमान कहाँ है। वो तो जब 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 सोवियत यूनियन जब कटा तब समझ में आया कि एक तुर्कमान जो है, ये जो गेट बना हुआ है दिल्ली में, वो तुर्कमान गेट इसलिए कहलाया जाता है कि वहां से रास्ता जो है तुर्कमान पर जाता है। तो अब हमें समझ में आता है तुर्कमान। तो अभी हमारा ये कहना है, जो मेरा अपना ये है, ये जो खित्ता है ये बिकॉज ऑफ सोवियत यूनियन ये बिल्कुल दबा हुआ था, मतलब हम लोगों से मतलब धूमिल था, हम लोग जानते भी थे नहीं भी जानते थे, मतलब 1980 1990 के आसपास के बाद जो है तब से हम उसको जानने लगे। तो अब ये जो कॉपरेशन की बात हो रही है, अब देखिए तापी चल रही है वो तुर्कमेनिस्तान से, अभी अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान से जो है वो रेल लिंक चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ सालों के बाद ये खित्ता जो है, ये एक बहुत बड़ा खित्ता ब्लॉक जो है वो चलेगा, कहां से चलेगा, तो वो कजाकिस्तान से चलेगा, और वो कजाकिस्तान से लेता हुआ वो अफगानिस्तान तक आएगा। तो ये 12 मुल्क हैं इसमें, और ये मुल्क जो है ये पावर हाउस है, ये सब जो है इनके पास अपने अपने मतलब जो भी कुछ है ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये सब बंद पड़े हैं, मतलब दुनिया से फ्रोजन है, जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल बर्फीली उससे, अब ये खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा पड़ने वाला है पूरी दुनिया पे, क्योंकि ये तो बंद है, और इसलिए भी बंद है कि इनको समुद्र का एक्सेस नहीं है। अब गल्फ रीजन में तो समुद्र ही समुद्र है, आसियान में भी समुद्र है, और हमारे साउथ एशिया में तो मतलब है ये समुद्र। तो ये मैं कहना चाह रहा था अपने सामईन को कि इसको वॉच कीजिए, ये बहुत बड़ी खबर है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये सब जो खबरें हैं वो हमारे आपको ज्यादा नहीं आती हैं, इसलिए नहीं आती हैं कि ये सारी गुफ्तगू जो वहां की होती है वो ना ही अंग्रेजी में होती है, ना ही वो
मतलब रशियन लैंग्वेज में, शायद रशियन लैंग्वेज को हम नहीं जानते हैं, वो ज्यादातर पर्शियन में होती है, वो ज्यादातर पर्शियन में होती है। और ये भी मैं अपने सामाइन को बता दूं कि हिंदुस्तान से तो फारसी खत्म हो गया, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि उसका जनाजा उठ चुका है, लेकिन फारसी सुनने वाले, समझने वाले और उनको करने वाले बहुत बड़ा खित्ता है, जो कि ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद वहां चला जाता है सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे जो डायलॉग चल रहे हैं वो ज्यादातर फारसी में चल रहे हैं, जिससे हम लोग वंचित हैं। तो यकीनी तौर पर, ये यकीनी जो तौर पर हमने आपने बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है। और वाकई जबानों का काम कनेक्ट करने का होता है। हम अगर कुछ जबानों को छोड़ दें तो ऐसा ही है जैसे हमने कुछ इलाके को अहमियत देना बंद कर दी और वहां से रिश्ते भी कमजोर कर लिए। अभी आज की ही खबर है कि रूस के एनर्जी मिनिस्टर ईरान में है और वो वहां के प्रेसिडेंट से मिले और उन दोनों के बहुत ही नजदीकी ताल्लुकात हो रहे हैं। तो ये जो कैस्पियन सी वाला इलाका है, इससे लगे हुए मुल्क काफी तेजी से फ्लरिश होंगे, ऐसे इशारे मिल रहे हैं। अच्छा, अब चलें पाकिस्तान में इमरान खान की क्या खैर खबर है। इमरान खान के बारे में काफी तशवीश जाहिर की जा रही है। उनके बेटे मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या कुछ हो रहा है? देखिए, खबर तो ये है कि इमरान खान की सेहत जो है वो गिर रही है, और अभी आलिमा खान ने जो है, उनकी जो बहन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके दाहिने आंख की जो रोशनी है वो 85% खत्म हो गई है और बहुत ही कम, मतलब 15% रोशनी बची हुई है। और फिर उन्होंने जो है, जो एक मतलब उनका पीटीआई का जो जो पॉइंट है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलके जो है इन्हें मारने की साजिश की हुई है और उनको इस तरह से तोड़ने की साजिश की हुई है, और इनको जो है, मतलब कहने का मतलब है कि इनके हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये जो है, ये पाकिस्तान की खबर है। अब वहां भी पाकिस्तान में ये हाल है कि अब पीटीआई तो की गूंज जो है वो बहुत ऊंची थी, सुनाई पड़ती थी हम लोगों को यहाँ से हिंदुस्तान में, लेकिन अब वो गूंज भी जो है किसी तरह से उन लोगों ने मैनेज कर लिया है। और ये खबर, अब इस खबर में एक और नया, मतलब एक ट्विस्ट मैं आपको बताऊं जो अपने सामीन के लिए, कि हमारे जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं, सौरव गांगुली और कुछ और लोग जो हैं, जो हैं, उन्होंने बाकायदा एक खत लिखा है, साइन किया है इंडियन क्रिकेटर्स ने, कि पाकिस्तान के जो इमरान खान है उनको क्रिकेटर की तरह से देख रहे हैं, वो पॉलिटिशियन की तरह से नहीं देख रहे हैं, कि हमारे जो क्रिकेटर बिरादरी के जो लोग हैं वो बहुत मतलब चिंतित हैं कि इमरान खान की सेहत जो है वो गिर रही है और उनका आंख बढ़। तो ये एक नया एंगल आया है। अब पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि साहब वो उनका है जो पाकिस्तान में। तो ये एक इंटरनेशनल जो है वो एक, यानी मतलब कहने उन्होंने का मतलब है उन्होंने कि उन्होंने एक, चिंता जताई है और उनको छोड़ने के लिए अपील की है। ये है क्या खबर? जी, ये जी यही हाँ, खबर है कि जी उनकी जी जी। देखभाल ठीक से करे। अपील, छोड़ने की तो अपील नहीं की है, लेकिन हाँ, उनको कहा कि उनको सही जो है वो ट्रीटमेंट दीजिए, उनके सेहत का ख्याल कीजिए। यही जी यही जी लफ्ज है जी उसके जी जी। अंदर। अच्छा, इसमें सऊदी अरब का क्या हाल चाल है? देखिए, सऊदी अरब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन की कुछ खबर आती है। ये क्या है? मीडिएशन है या कोई एक प्रोजेक्ट है जिस पर वो कोई काम कर रहे हैं? नहीं, ये मैं खबर इससे पहले लेना चाह रहा था, लेकिन चलिए अब उस पर आप आ गए हैं। तो जी। अभी एक डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरेबिया का काबुल में बैठा हुआ है हम्म आज के डेट में, हम्म और वो डेलीगेशन को यही एजेंडा देकर के दिया गया है, उनको ब्रीफ किया गया है कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं उनको आप मतलब सुधारिए और उसके अंदर कुछ पहल कीजिए। आपको याद होगा कि पहले दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, दोहा में बात हुई थी, वहां नहीं बनी बात, फिर सऊदी अरेबिया ने उसको उठा लिया था, फिर उसके बाद वो टॉक जो है टर्की चला गया था, वो इस्तांबुल में उसकी कुछ हो रही थी, वो टर्की वालों ने भी जो है हाथ खड़ा कर लिया और ये कहा कि पाकिस्तान की जो है वो मतलब डिमांड जो है वो मानने लायक है नहीं। फिर वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब ये फिर से जो है ये कवायद शुरू हुई है। अब ये देखिए सऊदी अरेबिया कितना हद तक इसको इन्फ्लुएंस करता है। पाकिस्तान ने यही कहा है फिर इसी हवाले से कि हम तैयार हैं अफगानिस्तान से बातचीत करने के लिए, लेकिन लेकिन ये सिक्योरिटी का मामला जो है ये टेबल पे होना चाहिए। अफगानिस्तान को हमारी सिक्योरिटी को जो है वो बाकायदा मानना चाहिए कि हम सिक्योरिटी दे। अब अफगानिस्तान सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मेरा यही कहना है कि ये चीजें जो हैं ये कहां तक जाकर के सऊदी अरेबिया जो है वो
वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन हो सकता है, सऊदी अरेबिया बहुत पावरफुल मुल्क है। दूसरी बात है कि वो अमेरिका का भी नुमाइंदा है और उस तरह से पूरे ग्लोबल जो मतलब वो है सुपर पावर और वेस्टर्न पावर, उनका भी नुमाइंदा है सऊदी अरेबिया। अब ये लोग जो हैं, ये दूसरी बात है कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी है। सऊदी अरेबिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर ये भी बात है। आपने वाकई बहुत ही सटीक और बहुत सही कही है। बहुत लोग खुल करके नहीं कहते कि वो अमेरिका का नुमाइंदा है, वेस्टर्न पावर्स का नुमाइंदा है। और मैं देखिए, आपने जो ये बात कही उसकी सपोर्ट में मैं एक चीज बताता हूं। जब पहली बार ट्रंप प्रेसिडेंट बने, पहले दौरे पर सऊदी अरब गए और वहां तकरीबन 50 मुल्कों के लीडर्स को सऊदी अरब ने उनकी मेजबानी की और एक तरह से सलामी दिलवाई ट्रंप के सामने। तो वो मुस्लिम मुल्कों के जितने भी आउटसोर्स किए हुए काम होते हैं वो अमेरिका सऊदी अरब से करा लेता है। लेकिन देखिए अब क्या क्या सऊदी अरब को करना होता है। इसका मतलब वॉशिंगटन उसमें शामिल है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएशन की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ये क्या कुछ है भारत की अंतरराष्ट्रीय सतह पर जो खुफिया एजेंसी है, रॉ जिसे कहते हैं, उसके बारे में काफी कुछ चर्चा है अमेरिका में। अब क्या और नए फंदे पड़ेंगे भारत सरकार पर? मैं फंदे इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्रेड डील हुई है उस पर बहुत लोगों को शिकायत है, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है भारत का। अब ये वाला जो नया खेल शुरू हो रहा है, ये क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। जी जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है और इसको हम अपने सामईन को समझा देना चाहते हैं कि इसके पूरे घटना चक्र के पीछे जो है वो गुरवंत सिंह पन्नू, उनका पूरा नाम यही है। वो सिख के खालिस्तान के लीडर हैं और वो कनाडा और अमेरिका के डुअल सिटीजनशिप है उनको, और वो काफी भारत के खिलाफ और बहुत ही आग उगल रहे हैं। तो उनको असैसिनेट करने के लिए भारत ने एक षड्यंत्र किया था। उसमें यहाँ के रॉ के जो जो चीफ थे, उनका नाम, उस टाइम वो आईटीबीपी से आए थे, वो कैरियर जो है वो नहीं थे, वहां से उनको लाके रॉ का चीफ बना दिया था। उनका नाम यादव है, वो नाम आप देख लीजिएगा, यादव है। उनको जाहिर सी बात है कि ब्रीफ किया होगा विकास यादव, विकास विकास यादव, जी जी। या और उसमें अजीत डोवल का भी नाम है कि अजीत डोवल ने रॉ को कहा, विकास यादव को कहा कि आप जो है गुरवंत पन्नू को खत्म कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये निखिल गुप्ता कह रहे हैं, जो कि अभी उनका परसों ही जो है वो कोर्ट ट्रायल हुआ था न्यूयॉर्क में, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म को इकरार कर लिया और उन्होंने कहा कि हमें ये इंस्ट्रक्शन जो है वो विकास यादव से मिली है कि आप जो है वो इनको मारें, मतलब किनको, गुरवंत पन्नू को। तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोप में, मेरे ख्याल में चेकोस्लोवाकिया में या कहां किस जगह से, उन्होंने हायर किया कुछ गनर्स को, शूटर्स को, और वो शूटर्स को उन्होंने कहा कि इतने पैसे लो। वो पैसे जो है विकास यादव ने दिए निखिल गुप्ते को और निखिल गुप्ता ने वो शूटर्स को दिया। तो अभी जो खुलासा ये हो रहा है कि वो शूटर कोई और नहीं थे, एफबीआई के एजेंट थे। वो अमेरिका के रहो थे। हाँ, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रैप में ले लिया, पूरी तरह से ले लिया निखिल गुप्ता को, और उसके बाद उन्होंने पैसे ले लिए और उसके बाद वहां जाके मारा भी नहीं उनको, और उन्होंने कहा कि वो तो पर्दाफाश हो गया और ये हो गया वो हो गया। अब निखिल गुप्ता जो है वो बंद थे वहां पे। अब वो सब तो अमेरिका का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है, वो आ गए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में उनका मुकदमा चला। अभी ये मंगल के दिन जो है, 2 दिन पहले इनके ट्रायल हुआ न्यूयॉर्क में, जहां पे निखिल गुप्ता ने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया और उन्होंने मतलब विकास यादव का भी नाम ले लिया और अजीत डोभाल का भी नाम ले लिया। और उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिसको हमने पैसे दिए मारने के लिए वो तो अमेरिकन ही एफबीआई का एजेंट था। तो ये जो बात है, और अमेरिका को पूरा ये साजिश जो है, जो षड्यंत्र था भारत में, और जिसके 007 जो है हमारे, वो मतलब सूत्रधार थे। तो ये अब कहां जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है, ये ऐसे वक्त में हो रहा है मुस्तफा साहब, जब अभी 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो
ऐसा नहीं करूंगा कि बदले में क्या क्या ले लेंगे, ये आने वाला वक्त और बताएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे। सर जी। नहीं, हम 1 मिनट और कुछ सामाइन को बताना हाँ, चाहते हैं जो इसी बताइए। से जुड़ा हुआ है। हाँ। देखिए, एक बंदा था, वो भी सरदार जी था मेरे ख्याल में, मैं उस टाइम कॉलेज में था या किसी, उसका नाम है संसार सिंह। हम्म। वो अमेरिका का मोल था, मोल मोल था, मतलब अमेरिका का प्लांटेड हुआ आदमी था। और हम्म। यहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री में था वो। और हम्म। यहाँ जो भी कुछ होता था वो अमेरिका को मतलब खबर कर देता था। तो इंडिया के रॉ वालों ने उसको फाइंड आउट कर दिया कि हम्म। ये तो बंदा मतलब वो कर रहा है, मतलब मुखबरी कर रहा है अमेरिका को। इससे पहले कि उसको वो ट्रैप करके पकड़े, अमेरिका ने उसको रातों रात जो है न्यू दिल्ली से, मैं उस टाइम अखबार को अच्छी तरह से पढ़ रहा था, संसार सिंह को अमेरिकन सिटीजनशिप दे दिया। और उसको अब वो अमेरिका में कहीं रह रहा है। उसका पूरा अकाउंट और पूरा सारी चीजें, वो पूरी फैमिली के साथ दिल्ली से हट करके अब अमेरिका में रह रहा है। आज हम्म। तक मैंने यहाँ के, मेरे जानने वाले हैं जो आपके वफात पा गए हैं, बी रामन, वो रॉ में थे, मतलब रॉ के नंबर 2 आदमी थे। वो हम्म। आईपीएस थे वो। और उनसे बात किया तो वो मुझे बहुत कस के हंसने लगे और कहने लगे कि ये सब तो काम होता ही रहता है। लेकिन हम्म। मैं ये कह रहा था अमेरिकन इंटेलिजेंस की, कि वो कितने तेज थे कि इससे पहले कि रॉ वाले जो है या जो भी इंडिया की खुफिया एजेंसी है उसके ऊपर हाथ रखें, उसने रातों रात उसको वहां यहां से पैक करके मतलब अमेरिका बुला लिया। हाँ, तो यानी ये इसका खबर मैं इसका आपको इसलिए देखिए, देना। इसका एक नतीजा ये भी है कि जो खुफिया एजेंसी उस पर हाथ डालने वाली थी, वहीं कोई आदमी बैठा था जिसने अमेरिका को अलर्ट कर दिया। यानी और भी एजेंट के पीछे एजेंट लगे होने के इम्कान बहुत हैं। ये इस तरह से खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। हमारे पास वक्त कम रह गया है। अमेरिका के एम्बेसडर वेस्टर्न कमांड गए हुए थे। ये क्या कुछ है? ऐसे खबरें जरा कम आती हैं। इस बार ये क्या कुछ हुआ? वेस्टर्न कमांड में डायरेक्ट जाकर के हमारे मतलब अमेरिकी एम्बेसडर अब सीधे जाने लगे। उन्हें अगर कोई काम था तो सच में बताऊं, डिफेंस मिनिस्टर से मिलते, दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री में हेडक्वार्टर से में किसी से मिलते। ये वेस्ट कमांड में सीधे जाकर के ब्रीफिंग लेना या समझना, ये क्या चीज है? नहीं नहीं, देखिए, मैं सारे मीडिया वाले को यही बोलना चाह रहा हूं कि उनकी जो याददाश्त है वो बहुत छोटी होती है। और हाँ। अभी क्योंकि इंडिया और यूएस ट्रेड डील चल रहा है जो कि जिससे इंडिया खुश नहीं है, और एप्स्टीन फाइल चल रहा है उससे भी इंडिया खुश नहीं है। इस बीच में जो सिंदूर भी चल रहा है उसमें भी इंडिया यूएस से खुश नहीं है। तो इस बीच में जो ये सरगी गौरे करके जो एम्बेसडर आए हैं, ये चले गए वेस्टर्न कमांड, चंडीगढ़ में है, जो कि वेस्टर्न सेक्टर को देखता है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है उसको वेस्टर्न कमांड देखता है। और वो ये मानने के लिए वो चाह रहा है कि इनकी इंडिया की क्या तैयारी है, नहीं तैयारी है। हो सकता है कि ये मालूम करके कि अमेरिका को बोले, अमेरिका जो है पाकिस्तानियों को बोल दे कि हमें तो ये खबर आई है। ये भी हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कोई अजूबी बात नहीं है, इसलिए कि इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है इंडिया ने। और उस एग्रीमेंट के तहत जो है इंडियन एम्बेसडर जा सकता है। ये अमेरिकी एम्बेसडर। इंडिया वचनबद्ध है, अमेरिकन एम्बेसडर जा सकता है क्योंकि इंडिया ने एक ट्रीटी साइन किया हुआ है। तो ये जो एम्बेसडर अभी जा रहे, बात यह है कि अभी जो वक्त है वो एक मतलब भूचाल का वक्त है, जहां पे कि बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया के हिसाब से एंटी अमेरिकन हो रही हैं, या अमेरिका जो है एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा। तो ये जो गए थे ये साहब, इनको काफी ब्रीफिंग हुआ। और ये पूरा जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएस का, ये इंडो पैसिफिक के लिए है, साउथ चाइना सी के लिए है और वहां के लिए है। उस पैक्ट को इस्तेमाल करते हुए ये जो एम्बेसडर हैं वो वहां गए हैं जी। अच्छा, इस वक्त बहुत ही कम रह गया है, मुश्किल से 2 1.5 2 मिनट है। अब और एक अहम खबर है जो आपको बतानी है। मुख्तसर ये बांग्लादेश में जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वो खबर अहम है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी। जी, ये जो तारिक रहमान अभी आए हैं, इनका बहुत ही फलसफा बहुत क्लियर है। वो न ईस्ट न वेस्ट न इंडिया न पाकिस्तान, इन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश इज फर्स्ट। तो मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो भी होगा वो मैं करूंगा। और ऐसा नहीं है कि, देखिए अब एक चीज और मैं भी बता दूं कि बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी जो कि प्रो मुस्लिम पार्टी कहलाती है या प्रो नेशनलिस्ट पार्टी कहलाती है, वो मुख्तलिफ है आपके अवामी लीग से। तो इनका यह बयान है कि बांग्लादेश जो है वो सेकुलर कंट्री रहेगी।
हम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नहीं बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि सारे जो माइनॉरिटीज हैं उनका प्रोटेक्शन, उनकी मुआवजत जो है वो हम कर रहे हैं। और अभी जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है इसमें 3 नॉन मुस्लिम, 3 हिंदू इलेक्ट हुए हैं बीएनपी के टिकट से, और एक हिंदू जो जमायत इस्लामी से खड़ा हुआ था, जिसको जमायत इस्लामी बैक कर रही थी, वो डिफीट खा गया। उसको जो है जमायत इस्लामी के लोगों को। और ये बहुत बड़ी मतलब एक संकेत है बांग्लादेश से कि जहां पे 90+% जो है, 95, 94, 93% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे मुसलमान लोग हैं। और वो लोग जो हैं बांग्लादेश को मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं या मुसलमान राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, जमायत इस्लामी को उन्होंने जो है। और हमारे यहाँ पे कि मुसलमानों की तादाद 15 से 20% है। और एक साथ ये सब बातें भी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ साथ ये है कि खातीन भी जो हैं वो 7 खातीन जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के इलेक्ट होके आई हैं। जी 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 जी। इलेक्ट तो होके आई हैं। ये तो ये भी एक बड़ी बात है कि वैसे भी मैं एक बार बांग्लादेश गया हूं, मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के डीएनए में सेकुलरिज्म है। उनके यहाँ हमारे यहाँ जो वेस्ट बंगाल है उससे रिलेशन बहुत नजदीक है, आना जाना काफी है। तो वो एक उसी तरह से सेकुलर स्टेट के तौर पर ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे इशारे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।